आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय कांत। आज के लेक्चर में हम लोग वोकेशनल कोर्स फर्स्ट ईयर जिसका नाम है औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 5th एंड 6th के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग औषधीय उत्पादों का विपणन और मानव स्वास्थ्य में संतुलित आहार की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और इससे पहले भी हम लोग यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 1st, 2nd, 3rd, 4th के बारे में बता चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जा कर के देख लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज के जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे टॉपिक 5 से औषधि उत्पादों के विपणन से, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औषधि उत्पादों के विपणन को विस्तार में समझाइए। फिर औषधि उत्पादों का विपणन क्या है, औषधि उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, औषधि उत्पादों का प्रचार कैसे किया जाता है, औषधि उत्पादों के विपणन में विभिन्न माध्यम का क्या महत्व है, औषधि उत्पादों के विपणन में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं, औषधि उत्पादों के विपणन में ग्राहक शिक्षा का क्या महत्व है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। और फिर इधर संतुलित आहार से क्या पूछा जाता है, जो हमारा टॉपिक 6 है, मानव स्वास्थ्य और संतुलित आहार की क्या भूमिका है। फिर संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलित आहार से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या असर पड़ता है, संतुलित आहार का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलित आहार और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। फिर आता है संतुलित आहार के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है, संतुलित आहार का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये होते हैं। फिर अब हम उसके बाद पढ़ लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, औषधि उत्पादों के विपणन को विस्तार में समझाइए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। औषधीय पादपों से निर्मित उत्पादों को जब औद्योगिक स्तर पर तैयार कर बाजार में बेचा जाता है, विपणन का अर्थ आप ये समझ लीजिए कि बाजार में बेचना। कोई भी औषधि उत्पाद है, जैसे आप लोग नीम का तेल लेके आते हैं, या फिर नीम का चूर्ण लेके आते हैं, या फिर हरड़ हो गया, वहेरा हो गया, किसी त्रिफला चूर्ण लेके आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, औषधि उत्पादों का विपणन होता है। जो बेचता है वो विपणन करता है औषधि उत्पादों का, तो उसे औषधि उत्पादों का विपणन कहा जाता है। अर्थात औषधि पदार्थों से निर्मित उत्पादों को जब औद्योगिक स्तर पर बेचा जाता है, तो उसे औषधि पदार्थों का विपणन कहा जाता है। यह न केवल किसानों, जड़ी बूटियों, संग्राहकों, उद्योगों के लिए लाभकारी है, बल्कि उपभोक्ता के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्राकृतिक समाधान प्रदान करता है। ये नहीं होता कि वो विपणन कर रहा है तो उसके लिए बस लाभकारी है, जो उपभोक्ता होता है, जो लेता है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि एकदम प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, इसके दुष्प्रभाव थोड़े कम होते हैं। फिर उसके बाद है, भारत जैसे देश में जहां आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, वहां औषधि उत्पादों का व्यापार एक उभरता हुआ उद्योग है। फिर उसके बाद औषधि उत्पादों का विपणन की मुख्य अवस्थाएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कच्चे माल की प्राप्ति करनी है। तो औषधीय पौधों को जंगलों, कृषि क्षेत्रों या नियंत्रित फार्मों से एकत्रित किया जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जिससे आप लोग उसको पूरा प्रोसेस करके बनाएंगे उत्पाद को। तो सबसे पहले औषधीय पौधों को या तो जंगल से प्राप्त किया जा सकता है, या तो कृषि क्षेत्रों से, या फिर नियंत्रित फार्म से एकत्रित किया जा सकता है। फिर उसमें उसकी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता, सक्रिय घटक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उसमें आप ये देखेंगे उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो शुद्ध है कि नहीं है, उसमें एक्टिव कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले कच्चे माल की प्राप्ति करेंगे, और उसमें ये 2 चरण करेंगे। देन उसके बाद प्रसंस्करण और निर्माण, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या करेंगे, औषधीय पौधों को सुखाकर, पीसकर या अर्क निकालकर दवाओं, टेबलेट, सिरप, तेल, चूर्ण, काढ़ा आदि के रूप में तैयार किया जाता है। फिर आधुनिक मशीन और स्वच्छता मानकों के अंतर्गत निर्माण किया जाता है। सबसे पहले क्या, औषधि पादप, क्योंकि वो आप कच्चा माल लिखेंगे तो वो गीला होगा, और उसका गीला प्रयोग नहीं किया जाता, उसको सुखाकर, पीसकर, तेल बना करके, दबाव मिला करके इन सब चीज़ों में किया जाता है। तो इसका काम जो किया जाएगा वो मशीनों के साथ सहायता से किया जाएगा।
फिर उसके बाद गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। तो तैयार उत्पादों की फार्माकोलॉजिकल और माइक्रोबियल जांच की जाती है। फार्माकोलॉजिकल और माइक्रोबियल जांच भी की जाती है जब जो उत्पाद होता है वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आयुष मंडल, जो कि WHO, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ISO जैसे प्रमाण पत्रों की भी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आपको विपणन की रणनीतियाँ भी बनानी पड़ेंगी कि अब बाजार में इसको बेचा कैसे जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें होगा कि लक्षित बाजार का चयन, एक टारगेट मार्केट रखना है कि इस मार्केट में मुझे बेच करके आना है चीज़ों को। तो यह तय किया जाता है कि उत्पाद शहरी उपभोक्ताओं को बेचना है या ग्रामीण जनसंख्या को बेचना है। विदेशों में निर्यात के लिए अगर अलग रणनीति बनती है। रोग विशेष, आयु विशेष या जीवन शैली विशेष उत्पाद भी बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रांडिंग भी करनी है। एक अच्छा ब्रांड नाम उपभोक्ता का विश्वास जीतता है। जैसे आप लोग देखते होंगे औषधि उत्पाद पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया और वैद्यंत हो गया और डाबर हो गए, ये सारे कुछ क्या है, औषधि उत्पाद ही हैं। फिर लेबलिंग के लिए निम्न चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। तो आपको लेबलिंग करने के लिए उत्पाद का नाम लिखना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक है वो लिखना है, निर्माण और समाप्ति तिथि लिखनी है, मात्रा और खुराक लिखना है और उपयोग के निर्देश भी लिखने हैं। फिर विपणन का माध्यम क्या होगा, तो पारंपरिक विपणन, या तो आप लोग ऑफलाइन बेचेंगे, तो फार्मेसियों और वैदिक दुकानों में उत्पाद बेचना, स्वास्थ्य मेला और प्रदर्शनी में स्टॉल लगाकर चिकित्सकों, वैद्यों और आयुर्वेदी की सिफारिश से। फिर डिजिटल विपणन भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो में 1 ग्राम आदि पर उत्पाद बेचना, वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर विज्ञापन कराना, SEO और इन्फ्लुएंसर द्वारा मार्केटिंग कराना, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। फिर वितरण की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप थोक व्यापारी को देंगे, फिर वो वितरक को देगा, फिर वो क्या देगा, खुदरा विक्रेता, फिर ग्राहक, या कंपनी से सीधे ग्राहक तक आपको पहुंचाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात एजेंटों की मदद से की जाती है और समय पर डिलीवरी और कस्टमर केयर प्रणाली भी आवश्यक है। फिर उसके बाद विपणन की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले गुणवत्ता नियंत्रण में कठिनाई, कई बार अशुद्ध या नकली उत्पाद बाजार में आ जाते हैं। अज्ञानता और नियम, लाइसेंस होना चाहिए आपका, परीक्षण कानूनी मानदंडों का भी पालन करना पड़ता है। और आपके अंदर अगर प्रशिक्षण की कमी है तो फिर दिक्कत आ सकती है। किसानों और निर्माताओं में विपणन का ज्ञान कम होता है। फिर ब्रांड और प्रतिस्पर्धा, तो बड़ी कंपनी छोटे उत्पादों को बाजार से बाहर कर देती हैं, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये कुछ चुनौतियाँ आती हैं। फिर उसका समाधान क्या है, तो आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकारी सहयोग द्वारा विपणन प्रणाली को सुधार किया जा सकता है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की वैश्विक पहचान को बढ़ाया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग द्वारा छोटे उत्पादकों को भी वैश्विक बाजार में प्रवेश मिल जाता है। निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। फिर आ जाता है औषधि उत्पादों का विपणन क्या है, ये वाला हमारा जो अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, तो औषधि उत्पादों का विपणन, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों से बनाए गए उत्पादों को बाजार में उचित तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसमें उत्पाद का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग, प्रचार, वितरण और बिक्री सभी शामिल होते हैं। ये हो गया। फिर सरल शब्दों में आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो जब किसी पौधे से दवा, चूर्ण, तेल या अन्य स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद बनाकर उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, दुकान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेडिकल स्टोर या मेलों के माध्यम से, तो उसे ही औषधि उत्पाद का विपणन कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें मुख्य बिंदु क्या है, उत्पादन, औषधीय पौधों से दवा या स्वास्थ्य उत्पाद बनाना, पैकेजिंग, उसे सुरक्षित व आकर्षक तरीके से पैक करना, फिर विज्ञापन, लोगों को उत्पाद के बारे में जानकारी देना, वितरण, दुकानों, ऑनलाइन साइटों और एजेंटों द्वारा बेचना, फिर बिक्री है, उपभोक्ता द्वारा उत्पाद पहुंचाना और लाभ कमाना। फिर उसके बाद इसका परिचय क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि औषधि उत्पादों का मूल्य कैसे निर्धारण करें, तो ये फिर हम लोग पढ़ देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे निर्धारण किया जा सकता है। औषधि उत्पादों का मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। इसका उद्देश्य उत्पाद की लागत, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता की क्षमता को ध्यान रखते हुए ऐसी कीमत तय की जाती है कि जिससे उत्पादक बिके भी और निर्माता को उसका लाभ भी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
मूल्य निर्धारण की प्रमुख की क्या-क्या हैं? सबसे पहले आप उत्पाद की लागत देखेंगे, कच्चे माल की कीमत, जड़ी-बूटी पौधे की है, श्रम कितना लगा है उसकी लागत देखेंगे, मशीन व तकनीकों की लागत क्या है, ऊर्जा की लागत क्या है, ये सभी मिलाकर न्यूनतम लागत निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग का क्या खर्चा आया है, तो दवा को सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक पैकेज में तैयार करना, उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग से उत्पाद का मूल्य अधिक हो सकता है। फिर उसके बाद आता है गुणवत्ता परीक्षण व लाइसेंस शुल्क, तो प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाण पत्र जैसे आयुष, FSSAI, WHO, GMP, सरकारी टैक्स अनुमतियों में भी जो लागत लगती है उन सबको जोड़ने जाना है। फिर विज्ञापन एवं प्रचार खर्चा, तो टीवी, सोशल मीडिया, बैनर, डॉक्टरों की सिफारिश आदि का खर्चा, प्रचार पर अधिक खर्च होने पर मूल्य थोड़ा अधिक हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें मुनाफा कितना होता है, तो निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता तीनों का लाभ जोड़ा जाता है। सामान्यतः 10 से 50% तक का लाभ भी रखा जाता है। फिर उसके बाद आपको बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा भी देखनी पड़ती है। यदि बाजार में पहले से समान उत्पाद सस्ते में उपलब्ध है तो कम मूल्य करना पड़ेगा। अनोखे और असरदार उत्पाद का मूल्य अधिक रखा जा सकता है। फिर लक्ष्य उपभोक्ता आपको चुनने पड़ेंगे। अगर उत्पाद उच्च वर्ग के लिए है तो मूल्य ऊंचा होगा, ग्रामीण व निम्न वर्ग के लिए तो उत्पाद को थोड़ा सस्ता रखना पड़ेगा। फिर कर व टैक्सेस भी आपको देने पड़ेंगे, तो GST और अन्य सरकारी कर मूल्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके फिर आप उसकी जो एक मूल्य होगा उसको तय करेंगे। फिर औषधि उत्पादों के प्रचार का प्रमुख तरीका, आप औषधि उत्पादों का प्रचार कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो होता है प्रिंटेड मीडिया, मुद्रित माध्यम से अब अखबारों में विज्ञापन देना, लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर पर्चे, पोस्टर या बैनर लगवाना, हेल्थ मैनेजिंग बुकलेट में जानकारी देना, लाभ ग्रामीण और स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्रभावी हो सकता है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ जाता है, तो टीवी और रेडियो पर विज्ञापन देना, स्वास्थ्य आधारित कार्यक्रम में प्रायोजक बनाना, चर्चा या इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी देना। उदाहरण पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियां टीवी पर नियमित विज्ञापन देती हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इसमें क्या करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर प्रचार करना, इन्फ्लुएंस और हेल्थ ब्लॉगर से प्रचार कराना, गूगल एडसेंस और SEO के जरिए ऑनलाइन बिक्री बढ़ाना। ये क्या करता है, युवाओं और शहरी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी तरीका हो सकता है। फिर डॉक्टर और वैद्यों के माध्यम से आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथी डॉक्टर से सिफारिश करना, फ्री सैंपल और कमीशन मॉडल द्वारा प्रचार करना, उपभोक्ताओं को चिकित्सीय भरोसा मिलता है इससे। फिर उसके बाद जो होता है प्रदर्शनी और मेला लगवाना भी बहुत असरदार होता है। हेल्थ मेला, ट्रेंड फेयर्स और कृषि मेलों में स्टॉल लगाना, लाइव डेमो और फ्री ट्रायल देना, जनता से सीधा संवाद और प्रस्तुति सत्र करना। फिर उसके बाद लोकल प्रचार कैसे करना है, तो गांव में लाउड स्पीकर से प्रचार रथ या प्रचार वाहन चलाना। फिर उसके बाद स्थायी भाषा में प्रचार सामग्री बनाना। फिर जो प्रभावी प्रचार होता है उसके सुझाव क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले उत्पाद की USP विशेषता पर जोर दें, जैसे 100% आयुर्वेदिक, बिना साइड इफेक्ट आदि के। लोगों की समस्याओं को जोड़कर प्रचार करें, जोड़ों का दर्द, पाचन तंत्र, तनाव से राहत आदि। फिर ग्राहक की प्रतिक्रिया देखें, सोशल मीडिया पर आपको रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद भरोसेमंद ब्रांडिंग और प्रमाण पत्र दिखाएं, जैसे आयुष, ISO, GMP आदि का आपको दिखाना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव स्वास्थ्य और में संतुलित आहार की भूमिका, मानव स्वास्थ्य और संतुलित आहार की भूमिका। तो इसमें आप अगर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं, तो इससे आपको फिर सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बनने लगेंगे। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं, मानव स्वास्थ्य और संतुलित आहार की भूमिका। मानव स्वास्थ्य की नींव संतुलित आहार पर टिकी होती है। एक संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी सही मात्रा और अनुपात में मौजूद होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को उचित विकास, मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन, विभिन्न शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है,
संतुलित आहार एक ऐसा आहार पैटर्न है जो शरीर को इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने, बीमारियों से लड़ने और दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और खनिज के साथ साथ पानी की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगी संतुलित आहार की परिभाषा। फिर मानव स्वास्थ्य में संतुलित आहार की भूमिका क्या है? तो संतुलित आहार मानव स्वास्थ्य को कई तरीके से प्रभावित करता है। सबसे पहले आ जाता है ऊर्जा का सूत्र। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज, फल, सब्जियां शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो दैनिक कार्यों, शारीरिक गतिविधियों और मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक होता है। फिर दूसरा आ जाता है वसा, जैसे नट्स, बीज, स्वस्थ तेल ऊर्जा का एक सघन स्रोत है जो शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में मदद करता है। फिर उसके बाद जो आएगा सेकंड पॉइंट आएगा वृद्धि और मरम्मत। तो प्रोटीन जैसे दालें, अंडा, मांस, दूध शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। यह हार्मोन और एंजाइम के उत्पाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बच्चों और किशोरों में उचित विकास और वयस्कों में ऊतक मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर रोगों से बचाव और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए विटामिन सी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में मदद करता है, जिंक प्रतिरक्षा कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। संतुलित आहार पुरानी बीमारियों जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिमों को भी कम करने का कार्य करता है। फिर मानसिक कार्य और मानसिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क को ठीक से काम कराने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें 3 फैटी एसिड मस्तिष्क के विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद है पोषक तत्वों की पर्याप्तता बेहतर एकाग्रता, स्मृति और मूड को बढ़ावा देती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और कुपोषण, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। फिर हड्डियों और दांतों का स्वास्थ्य, तो कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बढ़ाने में अत्यंत आवश्यक होते हैं। सही मात्रा में इन पोषणों का सेवन होता है हड्डियों को कमजोर होने जैसी बीमारियों से बचाता है। फिर उसके बाद पाचन तंत्र स्वास्थ्य, फाइबर युक्त आहार जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियां पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, कब्ज जैसी समस्याओं से बचाते हैं और आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। पानी भी पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन को तोड़ने और पोषक तत्व को अवशोषण में मदद करता है। फिर उसके बाद वजन प्रबंधन, एक सेकेंड। एक संतुलित आहार जिसमें सही मात्रा में कैलोरी और पोषक तत्व हों, स्वास्थ्य वजन बनाए रखने में मदद करती है। यह मोटापे और उससे संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करता है। फिर है त्वचा, बाल और आँखों का स्वास्थ्य, तो विभिन्न विटामिन जैसे विटामिन ए, सी, ई और खनिज जैसे जिंक स्वस्थ त्वचा, चमकदार बालों और अच्छी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद संतुलित आहार के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? तो एक संतुलित आहार में निम्नलिखित पोषक तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले आ जाएगा अपन का कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करता है। स्रोत आप इसे गेहूँ, चावल, बाजरा, फल, सब्जियां, दाल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। फिर सेकंड है आपका प्रोटीन, तो यह कार्य क्या करता है? ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन। इसका स्रोत क्या होते हैं? दालें, अंडा, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, सोयाबीन, नट्स आदि। फिर उसके बाद वसा आ जाएगा, फैट्स आ जाएगा। तो कार्य ऊर्जा का सघन स्रोत, विटामिन अवशोषण, कोशिका झिल्ली का निर्माण स्रोत, नट्स, बीज, एवोकाडो, जैतून का तेल, घी, मछली का तेल आदि। फिर उसके बाद विटामिन आ जाएगा। तो कार्य शरीर की विभिन्न कार्यों को विनियमित करना और प्रतिरक्षा बनाने में, उदाहरण विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे कुछ होते हैं। फिर स्रोत प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो ये ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, अंडे आदि से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है खनिज,
खनिज हड्डियों हड्डियों दांतों के निर्माण, तंत्रिका कार्य, द्रव्य संतुलन के लिए आवश्यक उदाहरण कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, आयरन, सोडियम आदि। और स्रोत क्या होते हैं? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, नट्स आदि। फिर उसके बाद आ जाता है पानी। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। स्रोत सीधे पानी पीने, फल और सब्जियों द्वारा पीना। फिर कुपोषण और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब शरीर को पर्याप्त या सही अनुपात में पोषक तत्व मिलते हैं तो कुपोषण अब सही मात्रा नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अल्प पोषण, जब पोषक तत्वों की कमी होती है, प्रभाव बच्चों को धीमी। तो ये फिर अपन के दूसरे क्वेश्चन के आंसर हो जाता है। ये मुख्यतः ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यदि ऐसे कुछ क्वेश्चन चाहिए, आपको कुछ बनाना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, मैं उसको मेंशन कर दूँगी। और आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।